लेक्चर नंबर 14 जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गॉस के नियम का अनुप्रयोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गॉस के नियम का अनुप्रयोग क्या होता है। हाँ, तो गॉस के नियम का अनुप्रयोग को हमें सिद्ध करने के लिए ना इसमें दो बातें याद रखनी है, यानी कि दो चीज़ें जो कि मैंने पहले पढ़ा रखा है। वो पहला क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और दूसरा क्या था, गॉस थ्योरम। दोनों मैंने पढ़ा रखा है। 12th लेक्चर में मैंने पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, और 13th में पढ़ाया था गॉस के नियम के बारे में। तो इसमें पहले बताया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इसका फॉर्मूला मैंने बताया था। जो इसमें यूज होने वाला है, गॉस के नियम का अनुप्रयोग में यूज होने वाला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का और गॉस के नियम का। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ाया था phi इक्वल्स टू E डॉट A, है ना, या लाइन इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी ए, क्लोज इंटीग्रल बताए थे। phi इक्वल्स टू क्या बताए थे कि क्लोज इंटीग्रल E डॉट डी ए। अच्छा, एक बताते हैं कि मतलब फ्लक्स होता है क्या है कि किसी भी सरफेस से, ये सरफेस है, किसी भी वन सरफेस से कितनी परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करते हैं उसकी संख्या को बताता है। दूसरा मैंने बताया था कि गॉस का नियम क्या कहता है कि किसी भी बंद पृष्ठ से, है ना, पृष्ठ कैसा होना चाहिए, बंद, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले जो कुल फ्लक्स होता है वो उस बंद पृष्ठ में जितने भी चार्ज होते हैं ना, उस चार्ज के 1/ε0 गुना होता है Q इनक्लोज बाय द सरफेस। ये दोनों फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें कि गॉस के नियम। अच्छा, एक चीज मैं प्रोसीजर बता दे रहा हूँ कि गॉस के नियम का अनुप्रयोग को हमें जो सिद्ध करना है उसके लिए प्रोसीजर क्या क्या है। पहला प्रोसीजर क्या है, स्टेप फर्स्ट, कि हमें सबसे पहले क्या करना है, एक गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करना है। गॉसीय पृष्ठ में बताया था कि गॉसीय पृष्ठ क्या होता है। जो गॉस के नियम को सिद्ध करने के लिए जो हम पृष्ठ बनाएंगे ना, वो गॉसीय पृष्ठ कहलाता है। तो गॉसीय पृष्ठ में मैंने बताया था कि गॉसीय पृष्ठ कैसा होना चाहिए, क्लोज पृष्ठ, मतलब क्लोज सरफेस होना चाहिए, बंद पृष्ठ। तो पहले हमें क्या करना है, गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करना है। पहला स्टेप में ये याद रखना है, गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करना है। और कुल विद्युत फ्लक्स एवं थीटा का मान पता करना है। दूसरा स्टेप में याद रखना है, मैं स्टेप बता रहा हूं कि ऐसे ऐसे यूज करेंगे, अभी बता रहे हैं कि हमें क्या एप्लीकेशंस क्या क्या है। दूसरा हमें क्या करना है, जो हमारा गॉस थ्योरम है ना, गॉस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, phi इक्वल्स टू Q इनक्लोज बाय ε0। और तीसरा स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करा देंगे। ये जो फ्लक्स निकला ये और इससे जो फ्लक्स निकलेगा, इन दोनों को कंपेयर करा करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये था स्टेप प्रोसीजर कि हमें ऐसे चलना है। पहले क्या करना है, जहां पे निकालना है ना उसके अबाउट एक क्लोज सरफेस, यानी कि गॉसीय पृष्ठ की कल्पना कर लेना है, मतलब गॉसीय पृष्ठ बनाना है। फिर उसके बाद हमें फ्लक्स और थीटा के मान के बारे में पता कर लेना है, और उसके बाद गॉस के नियम से जो फ्लक्स होता है वो Q इनक्लोज अपॉन ε0 होता है, इससे कंपेयर करा करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेंगे। तो चलिए पहला जो हमारा अनुप्रयोग है वो मैं बता रहा हूं कि क्या है। स्पेस थोड़ी कम है बोर्ड पे। तो पहला जो अनुप्रयोग है वो है अनंत लंबाई के कारण एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार या चालक, जो बोले सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर straight uniformly charged wire
ये है पहला। क्वेश्चन भी आता है कि किसी अनंत लंबाई के एक सीधे, है ना, एक अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, गॉस के नियम से हमें निकालना है। तो चलिए इसमें तो इसको प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले क्या बताते हैं, अभी प्रोसीजर बताए थे कि हम क्या करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के कारण निकालना है। तो हम पहले क्या करते हैं, देखो एक अनंत लंबाई के ये एक तार है, मान लो अनंत लंबाई का ये अनंत लंबाई का एक सीधा तार है। अब इसके कारण हमें निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो कि ये ए बी एक अनंत लंबाई की एक तार है, ए बी एक अनंत लंबाई की एक तार है जिस पे टोटल चार्ज जो है वो प्लस क्यू है ना, प्लस क्यू चार्ज को क्या किया गया, इस पे वितरित कर दिया गया। पूरा चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूट है प्लस क्यू। अच्छा, और इसका ये रेखीय आवेश घनत्व दे दिया है। रेखीय आवेश घनत्व को डिनोट करते हैं लैम्डा से। इसका रेखीय आवेश घनत्व दे दिया लैम्डा इक्वल्स टू क्यू बाय एल। बताते हैं कि आवेश का वितरण मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, उसमें बताए थे आवेश का वितरण 3 तरीके से करते हैं। उसमें था रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतनिक आवेश घनत्व। उसमें बताए थे रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ सरफेस। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। और वॉल्यूम वाले आयतनिक वाले में क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तीनों को अलग अलग डिनोट करते हैं। तो रेखीय आवेश घनत्व को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं और लैम्डा इसका क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अच्छा, अब हमें क्या करना है, जो इसमें हेडिंग दिया है कि उस अनंत लंबाई का एक तार है और इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। अब इस वायर की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो हम क्या करते हैं, देखो ये चार्ज है, हम यहाँ से क्या करते हैं, आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट हम मान लेते हैं P। इस P पॉइंट पर हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर। तो अब एक चीज क्या है, देखो ये अनंत लंबाई का, तो अनंत लंबाई के वायर का इंफॉर्मेशन तो हमें नहीं है कि इस पर कितना चार्ज है टोटल। इसका हम पूरा तो हम मतलब इस अनंत लंबाई का, तो इसे हम सही से तो इसका इंफॉर्मेशन हमें पता नहीं है, अभी इसकी इंफॉर्मेशन नहीं पता है। तो हम क्या करते हैं, देखो अनंत लंबाई का वायर है, तो अनंत लंबाई के वायर के लिए हमें सब कुछ पता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले जो प्रोसीजर बताया, उस प्रोसीजर में मैंने बताया था कि जहां पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अबाउट एक गॉसियन सरफेस है ना, गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करें। तो हम क्या करेंगे, यहां से एक गॉसीय पृष्ठ की हम कल्पना करेंगे, मतलब बनाएंगे। जिस पॉइंट पे चाहिए उसके अबाउट बनाओ। यहाँ पे हमें चाहिए P पॉइंट पे, जिसके अबाउट हम बना ले रहे हैं। यहाँ मान लो ये P पॉइंट है, इसके अबाउट हम एक गॉसीय पृष्ठ बना ले रहे हैं। मान लेते हैं ये जो गॉसीय पृष्ठ है इसकी लेंथ कितनी है, L। इस गॉसीय पृष्ठ की लेंथ कितनी है, L। तो L लेंथ के गॉसीय पृष्ठ की हमने क्या की, कल्पना की। ये गॉसीय पृष्ठ है ये। अब हमें चाहिए इस गॉसीय पृष्ठ पे, अब यहाँ पे हमें चाहिए r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वजह से। तो अब देखो इसमें हमने बताया था, अब इसके लिए क्या करना है, एंगल पता करना है, फ्लक्स पता करना है। फिर उसको गॉस थ्योरम से जो फ्लक्स निकला उससे कंपेयर करा दो, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता चल जाएगी। तो इसके लिए इसमें कुछ थ्योरी लिखनी होगी, तो मैं इसकी थ्योरी लिख दे रहा हूँ। पहले मैं इसकी थ्योरी लिख दे रहा हूँ। थोड़ा जो इसकी थ्योरी है ना कुछ लंबी सी है, तो इसमें स्पेस कम होने की वजह से इसमें आ नहीं पाएगा मुझे लग रहा है। जो मैंने इसमें किया है ना उसी को लिखना है कि माना ए बी जो है अनंत लंबाई की एक ए बी वायर है जिसका रेखीय आवेश घनत्व चार्ज पर ये है ना। इससे r डिस्टेंस पर हमने एक P पॉइंट कंसीडर किया है। इसके अबाउट एक गॉसिय पृष्ठ की कल्पना की है। हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए है ना, तो उसके लिए हमें यहाँ पे कुछ थ्योरी लिखनी है। तो मैं ऊपर वाले इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, रब कर दे रहा हूँ। जो हेडिंग है, हेडिंग लिख लो आप लोग कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र। अब इसे हमें प्रूफ करना है। तो हाँ तो दोस्तों ये है मतलब इसकी थ्योरी जो मैंने बताया था कि इसमें हमने जो भी माना है वो इसमें लिखा गया है कि माना ए बी बहुत लंबा एवं एक समान रूप से आवेशी सीधा तार है
ये ए भी एक सीधा तार है एक समान रूप से आवेशित, जिसकी रेखीय आवेश घनत्व बताया था लैम्डा है। तार से r दूरी पर, ये एक तार है, इस तार से r दूरी पर हमने क्या किया, एक बिंदु P माना है, एक बिंदु हमने P माना, जहां हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या होगा, अब इसमें फिर हमने क्या किया, देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। इसके लिए बिंदु P से बताए थे ना कि जहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, उसके अबाउट एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करना है। तो इसके लिए बिंदु P से गुजरने वाले L लंबाई के, कितनी लंबाई के लिए, L लंबाई के, क्योंकि इनफाइनाइट वायर का हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है पता, तो इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं पता है, तो हमें कुछ पार्टिकुलर लेंथ के लिए अगर हमें निकालना हो तो वो देखिए आवेश घनत्व क्या होता है, चार्ज पर यूनिट है, तो हमने मान लिया L लेंथ के, L लेंथ का हमने क्या किया, एक रेखीय आवेश घनत्व मतलब L लेंथ का हमने एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना हमने करी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। अब कह रहे हैं इसके लिए बिंदु P से गुजरने वाले L लंबाई के बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। अब सिमेट्री की वजह से देखो, सिमेट्री की वजह से हर एक जगह पे तो डिस्टेंस क्या है, सेम है ना, सिमेट्री के वजह से क्या लिखा है, सिमेट्री की वजह से उस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, एक समान होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो एक समान होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगी एवं त्रिज्य दिशा में बाहर की ओर होगी। तो ये था इसका, ये इसकी थ्योरी थी। अब क्या करना है, हमें प्रूव करना है। तो बताए थे, याद करो, सबसे पहले मैंने गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करने के लिए बताया था। अब उसके बाद क्या निकालना है, विद्युत फ्लक्स। तो अब गॉसियन पृष्ठ से जुड़े कुल फ्लक्स के मान हमें फाइंड करना है। तो फ्लक्स के लिए फॉर्मूला होता है φ=E.dA। अच्छा एक चीज देखो, ये कैसा गॉसियन पृष्ठ है, बेलनाकार। बेलनाकार जब गॉसियन पृष्ठ है, मान लो ये एक, अब इसमें देखो कितने सरफेस है, एक ऊपर वाला सरफेस है, एक नीचे वाला सरफेस है, और एक ये वाला जो है ये जो है ये वर्ग मतलब कर्व सरफेस है, 3 सरफेस है। एक चीज बताना कि यहाँ पे इसके वजह से ये जो तीन सरफेस है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और इधर होगा। जैसे मान लो ये वायर है, तो इसकी वजह से ये अगर इस पर पूरा प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसकी वजह से वायर पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, या तो इधर होगा या इधर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा अब एक चीज देखो, यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर हम यहाँ पे हम एक पॉइंट कंसीडर किया है, यहाँ पे मान लो हमारा ये जो सरफेस है ना, इसको मान लेते हैं फर्स्ट सरफेस, और हमारा ये सेकंड सरफेस है, और ये जो हमारा ये पूरा जो ये वाला है, जैसे ये एक मान लो कि एक सिलेंडर है, उसमें ये ऊपर वाला पृष्ठ है, ये समझ लेते हैं ड्रम है, तो ड्रम में ये वाला ऊपर वाला सरफेस और नीचे वाला सरफेस, और ये पूरा क्या है, कर्व सरफेस है। तो 3 सरफेस है, तो पहला हमने ये माना, दूसरा ये, और तीसरा सरफेस ये है, ये हमारा तीसरा सरफेस है। अच्छा यहाँ पे अगर हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, इसके लिए हम एक पॉइंट मान लेते हैं, ये इसका एक छोटा सा एलिमेंटल पार्ट काट लेते हैं। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा, बताए तो एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो अब देखो यहाँ पे सरफेस ऐसा है, ये देखो ये एक सरफेस है, एक बेलनाकार, ये पूरा एक बेलनाकार सरफेस है ये। तो यहाँ पे जो एरिया वेक्टर होगा, यहाँ पे देख रहे हो ना, ये एक सरफेस है, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर किधर होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो एरिया वेक्टर यहाँ पे इधर होगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, और क्लोज सरफेस के लिए बताया था आउटवर्ड नॉर्मल होता है, तो बाहर। अच्छा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या रेडिएट होता है, ऐसे बाहर निकलता है, पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इधर निकलेगी और इधर निकलेगी। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी इधर, ठीक है। अच्छा अब देखो ऊपर देखते हैं, इस सरफेस के लिए देखते हैं। अच्छा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो भैया यहाँ पे भी इधर ही है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये एक लाइन चार्ज है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इधर है या तो इधर है, तो इस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही है। अच्छा एरिया वेक्टर इस पे किधर होगा, तो एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये सरफेस कैसा है, ये वाला सरफेस ऐसे है, तो ये सरफेस है, तो इस पे एरिया वेक्टर किधर होगा, वो ऊपर वाला जो है वो उसका ढक्कन समझ लो एक सिलेंडर का, तो इस पे एरिया वेक्टर किधर होगा, आउटवर्ड नॉर्मल। तो यहाँ पे जो एरिया वेक्टर होगा वो ये है एरिया वेक्टर। अच्छा यहाँ पे एक चीज देखो, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। यहाँ पे एंगल कितना है, 0 डिग्री। यहाँ पे 90 डिग्री है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच। अच्छा नीचे देखो, यहाँ पे एरिया वेक्टर किधर होगा, नीचे, क्योंकि सरफेस ऐसे आउटवर्ड नॉर्मल होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल यहाँ पे कितना है, 90 डिग्री। बस हो गया। फर्स्ट सरफेस में भी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री, सेकंड सरफेस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, और थर्ड सरफेस के लिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो
दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है 0 डिग्री। हाँ, अब हमें निकालना है गॉस, अतः गॉसिया पृष्ठ से जुड़े कुल फ्लक्स। हम इसको रब कर दे रहे हैं, ये जो थ्योरी लिखी हुई है ना, इसे मैं रब कर दे रहा हूँ, आप लोग पहले इसको लिख लो। अब देखो क्या है कि ये गॉसिया पृष्ठ से, अतः गॉसिया पृष्ठ से जुड़े कुल फ्लक्स या गुजरने वाले कुल फ्लक्स कितना होगा, फाई टोटल इज इक्वल टू होता है, फॉर्मूला क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, या इसको हम ये लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा। ये हो गया। अब एक चीज देखो, ये अब क्लोज है, अब इसमें कितने सरफेस है, तीनों को ओपन कर देते हैं। तो ओपन करने के बाद क्या होगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा फॉर सेकेंड सरफेस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा फॉर थर्ड सरफेस। मान लो ये पहला सरफेस है, फर्स्ट सरफेस के लिए, सेकंड सरफेस का, ये थर्ड सरफेस का। चूंकि 3 सरफेस है तो तीनों से गुजरने वाले फ्लक्स होगा ना सर। पास सरफेस से कितनी परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करते हैं उसको फ्लक्स बोलते हैं। तो एक सरफेस ये, एक सरफेस ये, एक सरफेस ये, 3 सरफेस हो गया। हाँ, तो अब एक चीज देखो, यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट सरफेस है, यहाँ पे एंगल कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सेकेंड सरफेस के लिए भी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थर्ड सरफेस के लिए थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। अच्छा, अब क्या करते हैं इसमें, देखो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो ये पूरा क्या हो गया 0, प्लस यहाँ भी देखो cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, बचा कितना ई डी ए cos 0, तो ई डी ए cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ पे बचा ई डी ए, हम इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। अच्छा, यहाँ से फाई निकल गए, तो फाई इसका तो क्या हो गया ए इंटू डी ए, डी ए का मतलब इंटीग्रेशन डी ए का मतलब एरिया, तो ए इंटू ए, एरिया कितना है, तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं, क्योंकि जगह कम है, कम होने की वजह से फिर आ नहीं पाएगा। तो मैं यहाँ पे हम लिख दे रहा हूँ, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि जो हमारा फ्लक्स है फाई इक्वल टू क्या होगा, ये बचा सिर्फ ई डी ए। तो यहाँ से क्या है, ई डी ए को हम बाहर कर लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी जगह कांस्टेंट है, बचा डी ए और डी ए को हम लिख सकते हैं ई ए। अच्छा, ए मतलब एरिया, एरिया किसका, इस गॉसिय पृष्ठ का एरिया, गॉसिय पृष्ठ का एरिया कितना होगा, तो बताओ इस सिलेंडर का एरिया कितना होगा। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ कितनी है एल, और ब्रेथ मतलब ये ड्रम है, इसका एरिया हमें चाहिए, तो ये क्या है, इसकी ब्रेथ है और ये इसकी लेंथ एल है, और ब्रेथ कितना है 2 पाई आर, तो इसका एरिया कितना होगा 2 पाई आर एल। इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा, बोलो ई, आप लोग कैसे बोलो, आप लोग तो साइलेंट जोन पे हो, ई इंटू 2 पाई आर एल। 2 पाई आर क्या होगा, इसकी विड्थ है 2 पाई आर और एल क्या है लेंथ है, तो ये इसका एरिया हो गया, तो फाई इक्वल टू हो गया ई इंटू 2 पाई आर एल। अच्छा, ये हमने निकाल लिया टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस, इससे अब इसको मान लेते इक्वेशन 2 पाई आर एल है। अब देखो नेक्स्ट गॉस के नियम से, गॉस के नियम से हमने बताया था कि जो टोटल फ्लक्स होता है वो फाई इक्वल टू क्या होता है, क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसके अंदर कितना चार्ज है, इस गॉसिय पृष्ठ के अंदर कितना चार्ज है, उसका 1 बाय एप्सिलॉन नॉट गुना होता है टोटल फ्लक्स, गॉस का नियम यही कहता है। तो इसके अंदर जो चार्ज है इतना ही है ना एल लेंथ में। अच्छा, इसकी चार्ज की डेंसिटी कितनी है लैम्डा, तो यहाँ बताओ कि एल लेंथ में कितना चार्ज होगा, तो फॉर्मूला क्या है, लैम्डा इक्वल टू होता है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, ये चार्ज निकालना, इतनी गॉसिय पृष्ठ के अंदर जितने चार्ज है उसको हमें निकालना है। तो गॉसिय पृष्ठ के अंदर कितना होगा एल लेंथ में, तो
फॉर्मूला क्या होता है, देखो लेमडा इजकल टू होता है क्यू इंटू एल, तो एल लेंथ में कितना होगा, क्यू इजकल टू लेमडा इंटू एल, क्यू इजकल टू लेमडा इंटू एल। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्या होगा, देखो फाइव इजकल टू आ गया, फाइव इजकल टू क्यू की जगह क्यू इनक्लोज, इसके अंदर कितना चार्ज है, लेमडा एल, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करा दो। नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को कंपेयर करा दो। फर्स्ट में क्या है, देखो यहाँ पे समीकरण 1 एवं 2 से, एक एवं 2 से क्या है, देखो इसमें यहाँ पे फाई की वैल्यू कितनी है, e इंटू 2 पाई आर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे e इंटू 2 पाई आर एल, इधर कितना है लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से देखो एल से एल मर गया, क्या बचा, e इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये इधर आके डिवाइड हो गया। तो यही है हमारा किसी अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार या सीधे तार की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है, ये होता है E इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये था हमारा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप लोग को ये पता है कि K इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 को इधर भेज दो तो 2K, तो 2K इक्वल टू क्या हो गया 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लिख सकते हैं 2K, तो चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो E इज इक्वल टू 2K लैम्डा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये था अनंत लंबाई की वजह से, एक अनंत लंबाई के तार के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करने के लिए E इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। अब जो दूसरा लेक्चर आएगा, वो दूसरा अनुप्रयोग होगा इसका, उसमें क्या रहेगा कि एक अनंत लंबाई के एक शीट होंगी, उसके वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो चलिए।